हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसे विचारवाद, प्रत्ययवाद और आदर्शवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं आइडियलिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, आइडियलिज्म वर्ड ग्रीक वर्ड आइडियलिस्मोस से डिराइव किया गया है और आइडियलिस्मोस का मतलब होता है आइडिया या विचार। फ्रेंड्स, किसी भी मनुष्य के, किसी भी मैन के टू फेजेस होते हैं, दो पहलू होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्पिरिचुअल और दूसरा मैटेरियल, यानी कि एक तो आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। अब इन दोनों पहलुओं में से जो दार्शनिक पहलू है, स्पिरिचुअल जो फेस है, अगर कोई विचारधारा उसके ऊपर एम्फेसाइज करती है तो वो कहलाती है आइडियलिज्म। यानी जो विचारधारा मनुष्य के दार्शनिक रुख पर, दार्शनिक पहलू पर ज़्यादा विचार करती है, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, उसे कहा जाता है आइडियलिज्म या आदर्शवाद। आइडियलिस्ट मानते हैं कि माइंड एंड सोल, माइंड और सोल है, मस्तिष्क और आत्मा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे? मैटर एंड द बॉडी से, यानी भौतिक वस्तुओं से और शरीर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मस्तिष्क और आत्मा, यानी वो चेतना को प्रधानता देते हैं, उसको सर्वोच्च मानते हैं। आइडियलिस्ट बिलीव दैट आइडियाज़ आर द ओनली ट्रू रियलिटी, यानी प्रत्यय ही अंतिम सत्य है, विचार ही अंतिम सत्य है। ये कौन मानते हैं? आइडियलिस्ट। और आइडियलिस्ट ये मानते हैं कि माइंड जो है, मनुष्य का मस्तिष्क है, वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। माइंड इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। इसके लिए हम एक एग्जांपल लें, जैसे चेयर है। अगर हम चेयर को नष्ट कर दें, संसार में जितनी भी चेयर्स हैं, जितनी भी कुर्सियाँ हैं, सभी को नष्ट कर दें, तो हम उसे भौतिक रूप से तो नष्ट कर देंगे, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में जो विचार है, जो कुर्सी का जो विचार है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते और उसी विचार के आधार पर वो पुनः निर्माण कर सकता है, किसका? चेयर का। तो इस प्रकार से भौतिक जगत के ऊपर वो चेतना की, मस्तिष्क की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। और वे कहते हैं कि वी शुड बी कंसर्न्ड प्राइमरीली विद द सर्च फॉर ट्रुथ, सिंस ट्रुथ इज परफेक्ट एंड इटर्नल, इट कांट बी फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर दैट इज बोथ इम्परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आइडियलिस्ट कहते हैं कि हम लगातार सत्य की खोज कर रहे हैं, ट्रुथ की खोज कर रहे हैं, वी आर सीकिंग फॉर ट्रुथ। और ये जो ट्रुथ है, सत्य है, ये क्या है? पूर्ण है और शाश्वत है, यानी ये कभी बदलता नहीं है, ये एक जैसा है। अब अगर ये जो सत्य है, ये एक जैसा है, अपरिवर्तनीय है, तो हम ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो भौतिकवादी संसार है, जो कि पल पल परिवर्तित होता रहता है, उसके माध्यम से हम उस शाश्वत सत्य को, हम उस अपरिवर्तनीय सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसलिए वे कहते हैं कि ये जो चेतना की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है, विचारों की शक्ति है, द पावर ऑफ आइडिया, वी कैन रीच दैट इटर्निटी, दैट ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ द आइडिया, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आइडियलिज्म के कुछ लीडर्स हुए, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हुए, जिनमें हैं प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन, डेस्कार्ट्स, बर्किले, कांट, हीगल और ग्रीन। ये हैं कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ आइडियलिज्म। अब ये तो हमने बात की आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की एक विचारधारा के रूप में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आइडियलिज्म का क्या मतलब है? पॉलिटिकल साइंस में आइडियलिज्म को क्यों लाया गया, उसका क्या अर्थ है, वो हम अब जानेंगे। द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की आदर्शवादी धारणा या राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी, जिसे निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, फिलोसॉफिकल थ्योरी, जिसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं, और मेटाफिजिकल थ्योरी, यानी कि आध्यात्मिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये आइडियलिस्ट थ्योरी के ही अन्य नाम हैं। क्या? एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी, फिलोसॉफिकल थ्योरी एंड मेटाफिजिकल थ्योरी। जो आइडियलिज्म है वो एनार्किज्म की बिल्कुल अपोजिट है। अराजकतावाद की विपरीत विचारधारा है एकदम। कौन सी? आदर्शवाद।
अराजकतावाद में हमने क्या बात की थी? अराजकतावाद में हमने देखा था कि उन्होंने राज्य का पूर्ण निषेध किया था, रिजेक्शन ऑफ द स्टेट टोटली। उन्होंने कहा था कि राज्य जो है ये एक शोषणकारी संस्था है, ये व्यक्तियों का शोषण करने का कार्य करती है और यह एक अनावश्यक बुराई है, इट्स एन अननेसेसरी एविल। तो राज्य को समाप्त करने की बात कही थी किसने? अराजकतावादियों ने। अब इसके विपरीत एक विचारधारा है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य का आधार बल नहीं है बल्कि इच्छा है। विल नॉट द पावर इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट। ये कहते हैं कि राज्य का कार्य शोषण करने का नहीं होता, बल्कि राज्य जो है, राज्य व्यक्तियों के कल्याण का कार्य करता है। राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है और इसको समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो मनुष्य से भी उच्च स्तर की संस्था है। मनुष्य साधन है जबकि साध्य क्या है? राज्य। तो यह एक राज्यवादी विचारधारा है, आइडियलिज्म। जबकि एनार्किज्म एक राज्य विरोधी विचारधारा थी। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत विचारधाराएं हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। आदर्शवाद की विशेषता, सबसे पहले स्टेट इज़ एन एथिकल इंस्टीट्यूशन। आइडियलिस्ट मानते हैं स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि और भी कई नैतिक संस्थान हैं समाज में, जैसे चर्च है, फैमिली है और भी अन्य कई बड़े बड़े नैतिक संस्थान हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नैतिक, सबसे ज़्यादा एथिकल कौन सा है? वो है राज्य, स्टेट। और इसके कई कार्य होते हैं, इट्स मल्टीफंक्शनरी, ठीक है। इसलिए ये मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक है। मैन की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होता है? स्टेट होता है। और ये एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसके विकास में सबसे सहायक राज्य है, और अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए ये राज्य को एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं आदर्शवादी। दूसरा ये कहते हैं स्टेट इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। राज्य जो है मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। अब मित्र कैसे हैं? राज्य जो है वो व्यक्ति के कल्याण का कार्य करता है, वेलफेयर का काम करता है, और मनुष्य की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको पूरा करने का काम भी कौन करता है? स्टेट। तो स्टेट क्या हुआ? मैन का बेस्ट फ्रेंड हुआ। और ये कहते हैं स्टेट हैज़ गॉट इट्स इंडिपेंडेंट विल एंड पर्सनैलिटी, यानी स्टेट है उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा भी होती है और अपना व्यक्तित्व भी होता है। अब ये कैसे? आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य है, राज्य व्यक्तियों का योग नहीं है। राज्य केवल व्यक्तियों का योग नहीं है, बल्कि इसकी अपनी पर्सनैलिटी भी है, इसका अपना भी अलग व्यक्तित्व है, और ये सभी अधिकारों का स्रोत है। सभी की इच्छा का ये क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है राज्य। इसलिए इसकी अपनी भी इच्छा है, अपनी भी पर्सनैलिटी है, यानी राज्य सबसे सर्वोच्च है। Idealist says that state is creator and protector of the rights of the individuals, यानी स्टेट अधिकारों का क्रिएटर यानी जन्मदाता भी है और उनका प्रोटेक्टर यानी उनका संरक्षक भी है। व्यक्ति के अधिकारों का प्रदान करने वाला भी राज्य है और उनका संरक्षण करने वाला भी राज्य है। वो कहते हैं कि व्यक्ति की जो सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम है और अधिकार है, राइट्स हैं, उनका सोर्स क्या है? उनका स्रोत क्या है? राज्य है। अब अगर हमें स्वतंत्रताएं, अधिकार, ये जो राइट्स है, फ्रीडम है, ये हमें मिल ही किससे रही है? हमें स्टेट से मिल रही है। तो इनका प्रोटेक्टर भी कौन होगा? इनका संरक्षक भी कौन होगा? राज्य ही होगा। ये मानते हैं आइडियलिस्ट। एक और विशेषता है द बेसिस ऑफ स्टेट इज़ विल नॉट फोर्स। ये ग्रीन का कथन है कि इच्छा ना कि बल राज्य का आधार है।
आइडियलिस्ट मानते हैं कि व्यक्तियों की इच्छा से राज्य बना है, बल प्रयोग से नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने देखी थी, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या था कि व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से राज्य का निर्माण किया है, कोई बल प्रयोग द्वारा स्थापित संस्था नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है? इस राज्य का लक्ष्य है व्यक्तियों का विकास करना, ये एक कल्याणकारी संस्था है। ये मानते हैं आइडियलिस्ट। वे कहते हैं स्टेट्स शुड रिमूव एन ऑब्स्टेकल टू गुड लाइफ, कि राज्य जो है, राज्य का एक कर्तव्य है, वे राज्य को ये सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि राज्य ऐसी परिस्थितियां बनाए रखें जो व्यक्ति के विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, आवश्यक हो। ऐसी परिस्थितियां बनाने का कार्य किसका है? राज्य का है। गुड लाइफ में, अच्छे जीवन व्यतीत करने में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी अवरोध हैं, उनको निकालने का, उनको हटाने का कार्य कौन करता है? राज्य। अब राज्य के कार्य बताने के बाद फिर ये व्यक्ति के कार्य बताते हैं। ये कहते हैं एन इंडिविजुअल शुड ओबे द स्टेट, यानी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के ऑर्डर्स का, राज्य के रूल्स का, नियमों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति जो है, उसके सभी जो वर्क्स हैं, उसके सभी कार्य हैं, वो किससे अकोमोडेट हैं? राज्य से, स्टेट से, यानी व्यक्ति के सभी कार्य राज्य से संबद्ध हैं। आइडियलिस्ट कहते हैं कि राज्य अगर व्यक्ति के विकास में बाधा डालता है, अगर मैन के डेवलपमेंट में जो स्टेट है वो इम्पेडिमेंट का कार्य करता है, अगर वो बाधा डालता है, तो बेशक व्यक्तियों को उसका विद्रोह करने का भी अधिकार है। ये बात कही है आदर्शवादियों ने कि व्यक्ति उसका विद्रोह कर सकता है, लेकिन विद्रोह के समय भी व्यक्तियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे उसी राज्य के नागरिक हैं, उसी स्टेट के वो सिटीजन्स हैं, लॉयल सिटीजन्स हैं, और उस स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना की गई है उन्हीं के हित के लिए, उन्हीं के वेलफेयर के लिए। इसलिए उन्हें व्यक्तियों को स्टेट को ओबे करना चाहिए, उसके कानूनों का, उसके निर्देशों का, उसके गाइडेंस का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। एक और विशेषता है दैट स्टेट पजेस एन ऑर्गेनिक यूनिटी। आदर्शवादी कहते हैं कि जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक यूनिटी, यानी ये राज्य के सावयवी सिद्धांत में मानते हैं, ऑर्गेनिक यूनिटी को मानते हैं। ये कहते हैं कि जैसे बॉडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या नहीं होता? उसके ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है या बॉडी? ऑब्वियसली बॉडी, यानी ऑर्गन को हम बॉडी के ऊपर नहीं रख सकते। उसी प्रकार से स्टेट में क्या है? स्टेट में मैन जो है, मैन तो है ऑर्गन, अंग, और राज्य जो है वो पूरा शरीर है, यानी अंग शरीर से महत्वपूर्ण नहीं होते, उसी प्रकार से व्यक्ति भी राज्य से महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात कही आदर्शवादियों ने। और वे मानते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब आदर्शवादी कहते हैं कि इस सामाजिक प्राणी का जो विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, वो किस में होता है? स्टेट की गाइडेंस में होता है, राज्य के निर्देशन में होता है। इसलिए जो व्यक्ति है उसको राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए और राज्य के अधीन रहना चाहिए, और राज्य एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये थे कुछ फीचर्स, कुछ की पॉइंट्स आइडियलिज्म के। अब हम जानते हैं मेजर एक्सपोनेंट्स के बारे में, यानी प्रतिनिधि विचारक कौन कौन से थे आइडियलिज्म के। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इमैनुअल कांट के बारे में। इमैनुअल कांट, इन्हें फादर ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी, आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है इमैनुअल कांट को। इनके सिद्धांतों को हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा आइडियलिज्म की अपनी थ्योरी में। सबसे पहले इन्होंने स्टेट के बारे में बात की, तो इन्होंने कहा कि स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट पावर, राज्य के पास पूर्ण शक्ति है, निरंकुश सत्ता है राज्य के पास। और वो पूर्ण शक्ति क्यों है? क्योंकि इट हैज़ ऑथोरिटी फ्रॉम गॉड, इट्स ऑथोरिटी हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से राज्य को सत्ता मिली है, उसको शक्ति मिली है, इसलिए राज्य जो है वो सबसे शक्तिशाली है। अब ये स्टेट एंड सोसाइटी की बात करते हैं कि
जो स्टेट होता है वो मोरल होता है, ठीक है, मोरल यानी नैतिक होता है स्टेट। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी क्या होती है, एम्पायरिकल होती है यानी अनुभवजन्य होती है, और वे इन दोनों में भेद नहीं मानते हैं। स्टेट और सोसाइटी, दीज आर नॉट डिफरेंट, दीज आर सिमिलर, दीज आर वन। अब इमैनुअल कांट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो कांट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के, निजी संपत्ति के समर्थक हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो समर्थन देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार है वो मनुष्य को जन्म से प्राप्त नहीं हुआ है, वो मनुष्य को स्वभाव से प्राप्त नहीं हुआ है, यानी एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक प्रदत्त अधिकार है, इट्स अ डिराइव्ड राइट। और इसको दिया किसने है, प्रदान किसने किया है, राज्य ने प्रदान किया है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट देन स्टेट। इमैनुअल कांट व्यक्तियों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं, यानी अधिकारों की और कर्तव्यों की बात करते हैं कि मनुष्य को समाज में कर्तव्य भी मिले हुए हैं तो अधिकार भी मिले हुए हैं। लेकिन राइट्स से ज़्यादा इम्फेसिस वो देते हैं ड्यूटी पर, कि जो अधिकार हैं वो हमें दिए हैं राज्य ने। राज्य अगर सोर्स है सभी अधिकारों का, तो हमारे जो कर्तव्य हैं राज्य के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए अधिकारों से, ये कहते हैं इमैनुअल कांट। अब वो स्फीयर ऑफ स्टेट एक्शन बताते हैं कि उसका दायरा क्या है, राज्य का दायरा क्या है, राज्य क्या क्या कार्य कर सकता है। तो राज्य क्या कार्य करता है, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्तियों के विकास का, व्यक्तियों के कल्याण का कार्य करता है राज्य। साथ ही इमैनुअल कांट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं, यानी राज्य का, सरकार का कौन सा प्रकार होना चाहिए, मोनार्कियल, वो राजतंत्रवादी सरकार की बात करते हैं इमैनुअल कांट। अब हम देखते हैं सेकंड प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट के बारे में, जो है हीगल। हीगल एक जर्मन आइडियलिस्ट हैं, यानी ये जर्मन के आदर्शवादी हैं, और ये एक एब्सोल्यूटिस्ट हैं, यानी निरंकुश राज्य के सिद्धांत को मानते हैं। कौन, हीगल। हीगल की थ्योरीज, हीगल के सिद्धांत हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टेट की बात की, थ्योरी ऑफ स्टेट। ये कहते हैं कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो व्यक्ति को और समाज को पूर्णता प्रदान करता है, परफेक्शन प्रदान करता है, और साथ ही सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है राज्य के द्वारा, वो स्वतंत्रता पूर्ण कब होगी, वो कंप्लीट कब होगी, जब मनुष्य राज्य के कानूनों का पालन करेगा, जब जो मैन है वो स्टेट के लॉज को फॉलो करेगा, तभी उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है। हीगल कहते हैं कि जो सभी अधिकार हैं, व्यक्ति के सभी अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स है राज्य, उनका सोर्स है स्टेट। और जो स्टेट होता है वो व्यक्ति की, इंडिविजुअल की इच्छा का, विल का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति की इच्छा का। इसलिए राज्य की भी स्वयं की इच्छा होती है और राज्य का भी स्वयं का व्यक्तित्व होता है, जो कि हमने इसके फीचर्स में भी देखा था। ये बात कहते हैं हीगल। दूसरा, वो सिविल सोसाइटी एंड सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। अब सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी वो कहते हैं कि इट्स एन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ये एक आर्थिक और औद्योगिक समाज है, और इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी रोजी रोटी के लिए, फॉर ब्रेड ही अर्न्स इनकम, ही अर्न्स मनी, वो रोजी रोटी के लिए पैसे कमाता है। अब ये जो सिविल सोसाइटी है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसा समाज भी राज्य से भिन्न नहीं होता, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, ये राज्य में ही निहित है, यानी समाज और राज्य। इमैनुअल कांट का जैसे हमने देखा था कि वो समाज और राज्य में विभेद नहीं करते, वैसे ही हीगल भी समाज और राज्य में विभेद नहीं करते, दोनों एक ही हैं। और फिर भी इन्होंने राज्य को सबसे ऊपर स्थान पर रखा है, सबसे प्रथम स्थान पर रखा है, सबसे सुपीरियर किसको माना है, स्टेट को माना है। तीसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यानी संविधान की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस में निहित है, स्टेट में ही। जो संविधान है वो राज्य में ही निहित है। कैसे, राज्य जो है, राज्य ही कानून बनाता भी है और उनको लागू भी करता है।
लेजिस्लेचर पावर्स भी स्टेट के पास हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी किसके पास है, स्टेट के पास हैं। और वे कहते हैं कि राजतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है। वे मोनार्किज्म को मानते हैं कि दिस इज़ एक्सीलेंट, दिस इज़ सुपीरियर। सॉवरेनिटी, संप्रभुता की बात करते हैं हीगल। संप्रभुता के बारे में क्या कहते हैं वे कहते हैं कि जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो किस में है, राज्य में या राजतंत्र में ही निहित है। और ये जो राज्य है, ये राज्य होता क्या है, राज्य राजा, प्रशासन, जनता और जो होल स्टेट है, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है कौन, राज्य नामक संस्था। तो पूरी संप्रभुता भी, पूरी सॉवरेनिटी यानी सर्वोच्च अधिकार भी किसके पास होने चाहिए, राज्य के पास ही होने चाहिए, राजतंत्र में ही निहित होने चाहिए। ये कहते हैं हीगल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ये भी दूसरे आदर्शवादियों की तरह क्या करते हैं, निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। और वे कहते हैं कि निजी संपत्ति जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और आवश्यकता पूर्ति में भी सहायक है, यानी फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसिटीज़। इसलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन फिर ये वही बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी सोर्स क्या है, उसका संरक्षक, प्रोटेक्टर भी कौन है, राज्य है। इसलिए वे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की भी बात करते हैं, दंड का सिद्धांत। इसमें वे कहते हैं कि अधिकार का दुरुपयोग करने पर राज्य द्वारा दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि अधिकारों का स्रोत है राज्य। तो उन अधिकारों का जो हमें राज्य से मिले हैं, अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसका अधिकार, उस पर दंड देने का अधिकार भी किससे है, राज्य को है। ये बात कहते हैं हीगल। अब हम देखते हैं ग्रीन के बारे में। टी.एच. ग्रीन सोबर आइडियलिस्ट, यानी इन्हें एक उदार आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती है। इन्हें उदार आदर्शवादी के नाम से जाना जाता है टी.एच. ग्रीन को। टी.एच. ग्रीन युद्ध के, वॉर के खिलाफ है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है। टी.एच. ग्रीन ये कहते हैं कि युद्ध जो है, वॉर जो है, ये इनकम्प्लीट, इनपरफेक्ट राज्य की क्या है, इनपरफेक्ट स्टेट की निशानी है। और ये कहते हैं कि युद्ध जो होता है, वॉर जो होता है, इट्स नेवर एब्सोल्यूट राइट, ये कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है युद्ध। इसलिए युद्ध का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब ये राज्य की बात करते हैं कि राज्य क्या है, राज्य मनुष्य के विवेक का परिणाम है, ये उसके रीज़न का रिजल्ट है। और राज्य जो है, राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य को नैतिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, उसको मोरल फ्रीडम प्रदान करती है राज्य। और वे कहते हैं कि व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए, उसके मोरल एथिकल डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्ट के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ भी कौन प्रोवाइड करवाता है, स्टेट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए स्टेट को सबसे सुपीरियर मानते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो नेचुरल है, यानी वो प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, इसलिए ये सर्वोच्च है। साथ ही वो कहते हैं, टी.एच. ग्रीन का कथन है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार है, यानी विल नॉट पावर इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट। वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाली बात कि मनुष्यों ने अपनी इच्छा से इसका निर्माण किया है, किसी ने बल प्रयोग द्वारा, किसी ने बल के द्वारा इसको मनुष्यों पर थोपा नहीं है, ये मनुष्य की इच्छा का परिणाम है राज्य। अब ग्रीन भी व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि जो अधिकार हैं, अधिकार बाहरी परिस्थितियां हैं, आउटर सर्कमस्टेंसेस हैं, जो क्या काम करती है, जो मनुष्य के आंतरिक विकास का कार्य करती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, उसका विकास करने का कार्य कौन करता है, अधिकार करते हैं। और उन अधिकारों को प्रदान कौन करता है, उन अधिकारों को प्रदान करता है राज्य। तो इन अधिकारों का महत्व, इन अधिकारों का जो क्राइटेरिया है वो भी कहाँ तक सीमित है, सिर्फ राज्य तक सीमित है। जब तक व्यक्ति राज्य में है तब तक वह उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इन्हें प्राप्त ही किया गया है राज्य के द्वारा, प्रदान ही किया गया है राज्य के द्वारा।
राज्य के अलावा इन अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अधिकार जो हैं, ये जो राइट्स जो हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, ये डिराइव्ड हैं फ्रॉम स्टेट। अब ग्रीन जो हैं वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं, वेलफेयर फॉर्म की बात करते हैं स्टेट के। वे कहते हैं कि व्यक्ति की जो नैतिकता है, व्यक्ति की मॉरलिटी है, उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, व्यक्ति की नैतिकता में जो बाधा आती है, उसको समाप्त करने का, उसको एंड करने का काम कौन करता है, वो कार्य भी राज्य करता है। वो ऐसी कंडीशंस इस्टेब्लिश करता है, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है मैन को, इंडिविजुअल्स को, जिसमें वो मोरल लाइफ जी सकें, वो अपना नैतिक जीवन उसमें व्यतीत कर सकें, जी सकें। ऐसी कंडीशंस कौन प्रोवाइड करवाता है, स्टेट। तो फिर ये स्टेट को सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर मानते हैं ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स के बारे में आइडियलिज्म के। अब वीडियो को एंड करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले, हम आइडियलिस्ट थ्योरी के, आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचनाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। आदर्शवाद की आलोचना किन आधारों पर की गई? सबसे पहले इसे माना गया दैट इट्स अ कंजर्वेटिव क्रीड, यानी एक ये रूढ़िवादी सिद्धांत है, अपरिवर्तनशील सिद्धांत है। ये ऐसा मत है जो एक ही चीज़ से चिपके रहता है, यानी राज्य सर्वोच्च है, बस राज्य के इतर कुछ भी नहीं है, ऐसी थ्योरी है आइडियलिज्म। तो इसका इस आधार पर इसको रूढ़िवादी कहकर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा, थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म इज़ अनसाउंड। कहा जाता है, आलोचना की जाती है कि आइडियलिज्म की जो थ्योरी है, आदर्शवाद की थ्योरी है, वो अनसाउंड है। और इसी कारण से, इसी थ्योरी के माध्यम से, जैसा कि हमने देखा कि इस थ्योरी ने, आदर्शवाद ने क्या किया, राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर दिया कि राज्य सर्वोच्च है, व्यक्ति साधन है और राज्य जो है, राज्य साध्य है, यानी व्यक्ति केवल राज्य के अधीन है, व्यक्तियों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने राज्य के अन्याय संगत कार्यों को, इसने राज्य के इम्प्रॉपर वर्क्स को, स्टेट के इम्प्रॉपर वर्क्स को क्या किया, बढ़ावा दिया। यानी राज्य सर्वोच्च है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो इसके ऊपर नियम लगा सके, उसको कंट्रोल कर सके, बिकॉज स्टेट इज़ सुपीरियर टू ऑल, वो सबसे सर्वोच्च है। तो ये गलती हुई आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और जैसा हमने देखा था, कांट, हीगल, ग्रीन, ये लोग क्या मानते थे कि स्टेट और सोसाइटी, समाज और राज्य दोनों भिन्न नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन वास्तव में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। राज्य और समाज में विभिन्नता होती है, उनमें भेद होता है, दोनों एक समान नहीं होते। इस आधार पर भी आदर्शवाद की आलोचना की जाती है और आदर्शवाद को क्रिटिसाइज़ किया जाता है दैट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, यह एक अमूर्त सिद्धांत है और वर्तमान में व्यावहारिक जो परिस्थितियां हैं, प्रैक्टिकल जो कंडीशंस हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं होता है, उनमें हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल एक जैसे कि आइडियल, एक आदर्श विचारधारा है, सिर्फ विचारों में ही हम इसे समझ सकते हैं, इसे जान सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, ज़मीन पर इसकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। इट्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म ऑमनीपोटेंस ऑफ स्टेट, यानी पूर्ण प्रभुत्व किसका स्थापित करता है, राज्य का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करता है, जिसकी भी हमने पहले बात की थी, जो राज्य के अन्याय संगत कार्यों को और अनजस्टिफाइड वर्क्स को क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, जो कि गलत है। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। और इट सैक्रिफाइसेस द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये व्यक्ति के स्वतंत्रता को, उसकी राइट्स को, उनका क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, उनका बलिदान कर देता है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये क्या मानता है कि सबका सोर्स क्या है, फ्रीडम का, राइट्स का सोर्स है स्टेट। तो स्टेट से सुपीरियर मैन की फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम नहीं हो सकती। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो मीन्स हैं, वो साधन है, जबकि एंड क्या है, एंड है स्टेट, राज्य।
तो व्यक्ति राज्य के अधीन है और इसीलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता भी किसके अधीन है, राज्य के अधीन है। तो इस प्रकार से ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को भी सेक्रीफाइस करता है। और इसकी आलोचना की जाती है कि नाजीवाद और फासीवाद जैसी जो राज्यवादी विचारधाराएं हैं उनके विकास में भी इसने योगदान दिया, जिसके बहुत बुरे, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी सोसाइटी पर देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर आइडियलिस्ट थ्योरी की आलोचना की जाती है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी इसकी आलोचना की गई है तो इसमें कुछ पॉजिटिवनेस भी है, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो आइए हम वो भी देखते हैं। आइडियलिस्ट जो थ्योरी है वो एक सोसाइटी की ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करती है, यानी समाज में एकता स्थापित करने का कार्य किसने किया, आइडियलिज्म ने, आदर्शवाद ने। और इसने एक ऐसे स्टेट की बात की, वेलफेयर स्टेट की, यानी राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात की कि ये जो राज्य है, राज्य की स्थापना क्यों की गई है, व्यक्तियों के कल्याण के लिए की गई है। ये एक अच्छी बात है आदर्शवाद की। और आदर्शवाद ने क्या कहा, आदर्शवाद ने कहा इट्स द स्टेट्स ड्यूटी टू डेवलप मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी वही लोक कल्याणकारी स्वरूप हो गया कि मनुष्य का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करने का कार्य किसका है, स्टेट का है। तो ये एक स्टेट की ड्यूटी बताता है कि स्टेट का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वे लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करे, जिसमें ऐसी कंडीशंस हों, ऐसी परिस्थितियां वो प्रोवाइड करवाए जिससे व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन के साथ। थैंक यू।